बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर नंबर 11 कंप्लीट करेंगे और इस लेक्चर नंबर 11 में जिस तरह कि आपको ऑलरेडी पता है, हमने अपने लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 9 में इंटरनल असेसमेंट और इंटरनल ऑडिट के हवाले से डिस्कशन की थी और उसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इस तरह दे देता हूँ कि हमने ये डिस्कस किया था कि इंटरनल असेसमेंट प्राइमरीली एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टडी का नाम है। इस इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकें, इसलिए आइडेंटिफाई कर सकें ताकि हम उसे कल अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो एक्सरसाइज की जा सके। इस इंटरनल असेसमेंट का जो ये पार्ट है, ये डियर स्टूडेंट्स आपने ऑलरेडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में स्वॉट एनालिसिस के टॉपिक के तहत पढ़ा होगा। This SWOT analysis, also called situation analysis, environmental analysis और environmental monitoring, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स अपने डिस्कस किए थे उसमें हमने इस SWOT एनालिसिस में से जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट था which offers us our opportunities and threats, वो हमने डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बट आपको याद होगा कि हमने अपने इस सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस पॉलिसी, जिसकी एग्जीक्यूशन हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में करते हैं, हमने उस एक्सटर्नल असेसमेंट को एक्सटर्नल ऑडिट में कन्वर्ट किया था। और एक्सटर्नल ऑडिट में कन्वर्ट करने का तरीकाकार हमने ये डिस्कस किया था कि हमने एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स परफॉर्म किया था और ये दोनों मैट्रिसेस हमने इंडस्ट्री एनालिसिस के टाइटल के अंडर परफॉर्म किए थे। उस वक्त मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो इंडस्ट्री एनालिसिस है इसको ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और सिनेरियो प्लानिंग भी कहा जाता है। जब हम इसको रिलेट कर रहे हैं अपनी एक्सटर्नल असेसमेंट, जिसको एक्सटर्नल ऑडिट में कन्वर्ट किया, उसकी कंटिन्यूटी में हमने अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टडी की थी और इस इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टडी का पर्सपेक्टिव ये था ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में क्लियर हो सकें, ताकि उनको काबिले इस्तेमाल बनाया जा सके, उनको एक्सरसाइज करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कैपिटलाइज कर सकें, जिसके थ्रू हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ना सिर्फ एनुअल ऑब्जेक्टिव्स को परसू करके अचीव करते हैं, रादर इट विल बिकम अ फाउंडेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्राई टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। So, on the continuity of the same pattern, we have converted, or we rather have yet to convert, our internal assessment into internal audit. यानी कि जो हम आज के अपने लेक्चर में और प्रीवियस 2 लेक्चर्स में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फंक्शनल एरिया की स्टडी के थ्रू जिन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको हमने इस चैप्टर के इस लेक्चर की एंड पे इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स परफॉर्म करके इंटरनल ऑडिट में कन्वर्ट करना है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फंक्शनल एरियाज में से मैनेजमेंट के एरिया को डिटेल से स्टडी किया था, मार्केटिंग के फंक्शनल एरिया को हमने डिटेल डिस्कशन उस पे की थी
उसके बाद हमने फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के हवाले से देख लिया था और हमने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन के इश्यूज को भी ऑलरेडी कवर कर चुकी हैं इस इंटरनल असेसमेंट के कंपोनेंट में। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बात रिमाइंड कराता चलूं कि दिस इंटरनल असेसमेंट रिक्वायर्स अ प्रोटोकॉल, or in other words there is a proper way of doing this internal assessment, and that was like this कि at the end of the discussion of every functional area of your organization you would have been provided with the audit checklist questions, and the questions would be given in a close-ended formulation, यानी कि उन आंसर्स को जो आपने इन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के करने हैं, सिर्फ दो अवेलेबल मार्जिन्स हैं उनका रिस्पांस के लिए। एक, या तो आपका आंसर यस होगा या अदरवाइज आपका आंसर उस ऑडिट चेकलिस्ट क्वेश्चंस का नो की फॉर्म में आएगा। अगर आपका आंसर यस है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ ट्रीट होगी, बट अगर आपकी उस क्वेश्चन का आंसर नो आ रहा है जो किसी भी फंक्शनल एरिया की ऑडिट चेकलिस्ट क्वेश्चंस में से है, तो उस नो को आप अपनी वीकनेस कंसीडर करेंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये प्रोटोकॉल, ये प्रोसेस ऑलरेडी 4 फंक्शनल एरियाज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में परफॉर्म कर ली है, और आज हम एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक और मेन फंक्शनल एरिया होता है यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, हम उसको इनिशियली डिटेल से डिस्कस करेंगे कि विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट और द फंक्शनल एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके एंड पे वी वुड बी अवेलेबल अगेन with the audit checklist questions regarding this particular department or the functional area of research and development. If the answers of those questions would be appearing in the form of yes, we would have been considering it and treating it the strength of the research and development department. But if the answer at the end of those checklist questions would be appearing in the form of no, we would be having no other option available except considering that particular something as the weakness of the functional area of research and development. So initially I would have been discussing and showing you all the main functional perspective of the functional area of research and development. इसमें dear students, research and development में हम development of new products before competition को discuss करते हैं। एक organization एक इंडस्ट्री में सिर्फ उसी वक्त लॉन्ग टर्म बेसिस पे ग्रो कर रही होती है जब वो कंपनी कंटिन्यूअस बेसिस पे न्यू प्रोडक्ट्स ऑफर करती रहती है। उन न्यू प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग के थ्रू दैट कंपनी वुड लाइक टू अटेन द पोजीशन ऑफ मार्केट लीडर इनटू दैट इंडस्ट्री। सो द फर्स्ट प्राइमरी एंड द very important question and the component related to the output of the development of research and development department would be related to making this decision कि which new products your company would be offering to the market. Then through this research and development department, we would keep on showing our concern for the improved quality of our products. This will also be addressed in the area of this research and development. Then improving manufacturing processes to reduce cost. Dear students, ये बात मैंने आपको पहले भी चंद बार बताई है कि if being an organization you want to guarantee this phenomena of enhancing or raising your overall profit, the only way, the only methodology available to you to enhance or to raise your profit on continuous basis is available through reduction of the production and total operation cost of your business processes. कि जैसे ही आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी फर्म की टोटल ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करते जाएंगे,
आपका प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाता जाएगा। और इस इशू को भी हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू टैकल करती हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वायबल अप्रोचेस एंड processes develop करती हैं which helps you reduce your total production cost as a business organization. So from that point of view, we have to go to the next very important aspect of the output of the Department of Research and Development. On my left hand side, research and development budgets provide you with the outcome of all those aspects given at my right hand side of this slide. For example, now initially this research and development budgets provide you with some idea regarding financing as many projects as possible. आपको ये अंदाजा हो जाता है कि being an organization मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं कितने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं कितने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे फाइनेंसिंग मेरे पास अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ दिस, लेट्स सपोज प्रॉपर्टी रिलेटेड एनी बिजनेस, एंड व्हाट डू? You buy a piece of land and you sell it after some time and earn some profit on this particular deal and this particular transaction. अब आपने ये देखना है कि एक वक्त में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना बजट अवेलेबल है कि वो कितने डिफरेंट एरियाज में लैंड परचेज कर सकती है, ताकि कुछ अरसा उसको होल्ड करने के बाद या उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करने के बाद जब उसे सेल करे तो उसे उसमें से प्रॉफिट अवेलेबल हो जाए. जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इसकी आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट्स की, डियर स्टूडेंट, इट इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कि आपकी परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड क्या होगा, विच इज समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट. And another aspect which this particular research and development budgets will have been providing you is related to budgeting relative to competitors. ये आपको एक बेंचमार्क प्रोवाइड कर देगी डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एक ऐसी ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग दे देगी कि आपका मेन कॉम्पिटिटर किन एरियाज में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है. उसके प्रोपोजिशन के हवाले से आपके लिए ये डिसाइड करना विल बिकम क्वाइट एन ईजियर फिनोमिना कि क्या मुझे भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अपने कॉम्पिटिटर्स जितना ही बजट इन्वेस्ट करना है या कुछ कम करना है या कुछ ज्यादा करना है. सो दिस वुड हैव बीन प्रोवाइडिंग यू विद अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर व्हेन यू वुड हैव बीन लुकिंग एट योर कॉम्पिटिटर्स मेन बजट स्पेंडिंग्स, इट विल हैव बीन प्रोवाइडिंग यू विद एन ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग finalizing of your own expenditures on this particular area. Along with that, the other aspect with which this particular research and development budget would have been providing you with an insight is related to deciding how many successful new products are needed. आपने ये डिसाइड करना होता है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे सस्टेन करने के लिए, लॉन्ग टर्म बेसिस में इस आपकी इंडस्ट्री में जो कंपटीशन अवेलेबल है, उस कंपटीशन में जो इंडस्ट्री ग्रोथ आप हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको किन किन नए एरियाज में इन्वेस्ट करके नई प्रोडक्ट्स ऑफर करनी है. इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑडिट चेकलिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है, डज द फर्म हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. अगर आप एक मल्टीनेशनल हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज का होना एक लाजमी अमर है. इट इज गोइंग टू बी एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर यू बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू हैव योर ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज if you not only want to succeed in the stiff competition, rather if you really would like to become a company with the highest possible share in that particular industry.
and the extension of this question is given like that, are they adequate? क्या आपकी ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी अव्वल तो है, और अगर है तो क्या ये काफ़ी है आपके ज़रूरियात को पूरा करने के लिए? इंडस्ट्री में जो बहुत फास्ट पेस चेंजेस आ रही हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, अगर आपके इस क्वेश्चन का आंसर यस है तो डियर स्टूडेंट्स दैट वुड बी योर स्ट्रेंथ बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन. Or if otherwise, the answer of your this question would unfortunately be given in the form of no, you have to treat it as a major weakness of your organization. Next audit question. If outside research and development firms are used, are they cost effective? अगर आपके पास अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज नहीं हैं, आप अपने इन प्रोडक्ट्स को आउटसोर्स कर देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को, तो क्या ये स्टिल कॉस्ट इफेक्टिव है, या ये इतना एक्सपेंसिव है कि इसकी कॉस्ट की बढ़ जाने की वजह से आपका अपना प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है? अगर तो कॉस्ट इफेक्टिव है और आपका आंसर यस है तो डियर स्टूडेंट take it as your strength, otherwise all simple it would be treated by an organization as its weakness. Are the organization's research and development personnel well qualified? क्या आपके जो पर्सनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के जिम्मेदार हैं, क्या वो वेल क्वालिफाइड हैं? इफ यस, it is your strength. If unfortunately otherwise, take it as your major weakness. Are research and development resources allocated effectively? Dear students, मैं आपको ये बात पहले भी एक दो दफा बता चुका हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो जितनी बड़ी हो, चाहे दुनिया भर में उसकी ऑपरेशंस हो रही हों, regardless of that how lucrative and big pool of financial resources is available to that organization, and along with these financial resources other resources of the organization, regardless of that how big pool of resources that organization would have been carrying at that time, even then you have to allocate these resources quite significantly, logically, rationally, as per the required needs of different functional areas of your organization. और अगर आप इस तरह करते हैं तो take it as your strength, otherwise it will be treated as your weakness being an organization. इससे नेक्स्ट हमारा ऑडिट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फंक्शनल एरिया से आर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम्स एडिक्वेट? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं वो एडिक्वेट हैं, आपकी ज़रूरियात को पूरा करती हैं, स्पीडी इंफॉर्मेशन के फ्लो को सर्टन बनाया हुआ उन्होंने? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंफॉर्मेशन की इन अवेलेबिलिटी की वजह से समटाइम्स यू फेस डिफिकल्टी इन मेकिंग क्विक डिसीजंस? इफ your facilities of management information systems are adequate and well equipped, take it as your strength, or otherwise it will automatically be treated as your weakness being an organization. Next audit question. Is communication between research and development and other organizational units effective? इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन है. अगर है तो टेक इट एज योर स्ट्रेंथ, और अदरवाइज इट विल ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू अ वीकनेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. आर प्रेजेंट प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटिटिव? आपकी प्रेजेंट प्रोडक्ट्स की जो भी प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं, क्या वो एडवांस टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स पे बेस कर रही हैं? यस, स्ट्रेंथ. नो, देन टेक इट एज योर वीकनेस बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स,
Our next most important, I'll explain you in this discussion why I'm giving it and considering it the aspect of being most important functional area of an organization is the functional area of management information system. चलिए मैं आपको पहले जो अभी मैंने कहा था कि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इसको जस्टिफाई कर दूं. डियर स्टूडेंट्स, आपने मैनेजमेंट को जिस तरह पढ़ा है, मैनेजमेंट के आपने जितने भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको एक स्टेटमेंट में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि टेकिंग और मेकिंग राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम इज द नेम ऑफ मैनेजमेंट. कि अगर आप सही वक्त पे सही डिसीजंस कर रहे हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स यू आर मैनेजिंग वेल. एंड मैनेजमेंट, इसका मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैनेजमेंट मीन्स अचीवमेंट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स. So if you have to achieve your objectives, you have to take and make your decisions at the right time. And how would you be able to take right decisions at the right time? It only and wholly solely depends upon the available information to you at that time. अगर आपके पास उस वक्त इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डिसीजन मेकिंग wholly solely based upon the available information. अगर आपने सही वक्त पे सही फैसले करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव अचीव करनी है डियर स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत है. एंड हु वुड हैव बीन एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू अपडेटेड, लेटेस्ट, well equipped and swift information? You're this management information systems department, and the purpose of this particular management information systems department or functional area is given here in this slide, which says improve performance of an enterprise by improving the quality of managerial decisions. So all simple कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो ये कैसे होगा? ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग से होगा. और डिसीजन मेकिंग के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? यू रिक्वायर इंफॉर्मेशन फॉर द करेक्ट डिसीजन मेकिंग एट वेल इन टाइम प्रपोजिशन. इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो फंक्शनल एरिया है, इसके मेन ऑपरेशंस या मेन कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलपमेंट, जिसमें आपके पास CIO है, CTO है, सिक्योरिटी से कंसर्न्ड इश्यूज इसी में डिस्कस होते हैं. आपका ये इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी यूजर फ्रेंडली, सो एवरीबॉडी इन योर ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव बीन फाइंडिंग इट हाईली कन्वीनियंट टू ऑपरेट and get some meaningful results out of the available existing management information systems of your organization. ई-कॉमर्स के एस्पेक्ट इसमें आता है डियर स्टूडेंट्स. इन चंद चीजों की बेसिस पे जो हमारा ऑडिट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के जो ऑडिट चेकलिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है, Do all managers in the firm use the information systems to make decision? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मैनेजर्स डिसीजन मेकिंग करने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं? यस, टेक इट एज योर वेरी मेजर स्ट्रेंथ. क्योंकि अगर डिसीजन मेकिंग इस पे बेस कर रही है तो then there would be very less probability of committing any major mistake or even any blunder. So जब आप अपने इस चांस और प्रोबेबिलिटी को कम कर लेते हैं कि आप अपने डिसीजन मेकिंग में कोई मिस्टेक या ब्लंडर नहीं कर रहे, तो इट इज अदरवाइज इटसेल्फ अ गारंटी कि आप अपनी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड ऑन द राइट पाथ एक्चुअली. इसके बाद जो सेकंड चेकलिस्ट क्वेश्चन है, ऑडिट चेकलिस्ट क्वेश्चन, हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है.
Is there a chief information officer or director of information systems position in the firm? ये जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है या डायरेक्टर है आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का या फंक्शनल एरिया का, that somebody would have been actually become responsible for the efficient functioning of your this management information systems overall functions. So अगर ऐसी पोजीशन और उस पोजीशन पे somebody has been working well in your organization, take it as your strength. Otherwise, obviously, it would be the weakness of that organization. Next audit checklist question of this management information systems department is related to this particular aspect. Are data in the information systems updated regularly? क्या आप अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में जो डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, जिनकी बेसिस पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट मैनेजर्स ने एट डिफरेंट हायरार्किकल पोजीशंस डिफरेंट डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या आप उस डेटाबेस को अपडेट कर रहे हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे? अगर कर रहे हैं और आंसर आपके इस ऑडिट चेकलिस्ट क्वेश्चन का यस है, डियर स्टूडेंट्स, टेक इट एज योर स्ट्रेंथ. और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा, आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में अवेलेबल डेटाबेसेस को रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड नहीं किया जा रहा, तो टेक इट एज योर मेजर वीकनेस. जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की ऑडिट चेकलिस्ट में से, उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डू मैनेजर्स फ्रॉम ऑल फंक्शनल एरियाज ऑफ द फर्म कंट्रीब्यूट इनपुट टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम? क्या आपके जो दूसरे फंक्शनल एरियाज के रिस्पॉन्सिबल हेड्स हैं, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स हैं, वो इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी इन डेटाबेसेस में जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम रन और मैनेज कर रहा है? क्या आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस से रिलेटेड अवेलेबल है आपकी डेटाबेस में? क्या मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड फॉर्मुलेट करके एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपकी डेटाबेसेस में अवेलेबल है, विच हैज बीन गवर्न्ड एंड मैनेज्ड बाय दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम? इफ यस, it would be your visible strength as an organization. If unfortunately answer of your this question appears in the form of no, then it would be your weakness as an organization. Next audit checklist question. Are there effective passwords for entry into the firm's information system? सिक्योरिटी के हवाले से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का एज मेंटेन करने के हवाले से ये पासवर्ड्स बहुत जरूरी हैं. सो ओनली रेलिवेंट पीपल could enter into that databases maintained by your information systems. अगर इस आंसर को आप यस की फॉर्म में कम्युनिकेट करेंगे तो दिस वुड बी योर विजिबल स्ट्रेंथ. Otherwise, it would be treated as your weakness being an organization as far as your this management information systems capacities is concerned. Next question. Are strategists of the firm familiar with the information system of the rival firms? बहुत अहम चीज है डियर स्टूडेंट्स. आजकल के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, डायनामिक एनवायरनमेंट डियर स्टूडेंट्स वो एनवायरनमेंट होता है जहां चेंजेस बहुत हाई स्पीड से आ रही होती हैं. आप अभी पिछली रिक्वायर्ड चेंज से एडजस्ट हुए होते हैं कि एक नया ट्रेंड आ जाता है. टेक्नोलॉजी ने इन चेंजेस की हैपनिंग के फिनोमेना को बड़ा फास्ट पेस कर दिया, एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस एस्पेक्ट कि ये एक चेंज का इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये आपके लिए ऑटोमेटिकली चैलेंज में कन्वर्ट हो जाती है. और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन उस चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटी होती है.
और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, इस बात पे नजर रखती हैं कि आपका जो मेन राइवल है, आपकी इंडस्ट्री में जो आपका मेन कॉम्पिटिटर है, उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में से आपको क्या क्या रेलिवेंट आपकी ऑपरेशंस की डिजाइनिंग के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। अगर आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी यस है तो ये आपकी विजिबल स्ट्रेंथ है। अदरवाइज जैसे हम बाकी सारे क्वेश्चंस को ट्रीट कर रहे हैं, अगर आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नो आता है तो वी टेक इट एज वन वीकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजर फ्रेंडली? बहुत बुनियादी चीज है, क्या ये यूज करना इजी है तमाम लोगों के लिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं? अगर यूजर फ्रेंडली है और आपका आंसर यस है तो इट इज योर स्ट्रेंथ, अदरवाइज इट वुड बी ट्रीटेड एज योर वीकनेस। Then, do all users of the information system understands the competitive advantages that information can provide firms? कि क्या ये आपके पास जो सारे का सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेटिव है, उस पे आप मैनेज करने की वजह से कॉस्ट भी बेयर कर रही हैं, क्या उससे जो इंफॉर्मेशन आप सबको मिल रही है वो इफेक्टिव है, उससे आपको कोई कॉम्पिटिटिव एज और एडवांटेज अवेलेबल होता है कि नहीं? यस, देन टेक इट एज योर स्ट्रेंथ। If otherwise no, it will be your weakness as an organization. Next audit checklist question. Are computer training workshops provided for the users? कि क्या जिन लोगों ने इस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करना है, इसकी बेसिस पे अपने डेली ऑपरेशंस में इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके स्विफ्ट एंड क्विक डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या आप उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं? जितनी भी नई एप्लीकेशंस आ रही हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को यूज करने की, कंप्यूटर हार्डवेयर से भी शायद आपको उनको बेसिक ट्रेनिंग देनी पड़े। अगर आपके इस क्वेश्चन का आंसर यस है, टेक इट एज योर स्ट्रेंथ। अगर अदरवाइज है तो इट वुड बी योर वीकनेस बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन। इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बीइंग इम्प्रूव्ड? क्या आप अपनी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को कंटिन्यूअस बेसिस पे इम्प्रूव कर रहे हैं? अगर आप इम्प्रूव कर रहे हैं और ये एक सस्टेनेबल बेसिस पे आपका डेली बेसिस पे एफिशिएंट होता जा रहा है, अगर आंसर यस है it is your strength, or otherwise it would be treated as your major weakness. अब इन बेसिस पे डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने अपने एक्सटर्नल ऑडिट के चैप्टर में डिस्कस किया था कि आपको जो जो भी एक्सटर्नल असेसमेंट में अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्लियर हुई थी बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, आपने उसको क्वांटिटेटिव ऑडिट में कन्वर्ट करना था। और उस स्टेज पे हमने एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स को यूज करके अपनी एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ज्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली थी अपने एक्सटर्नल असेसमेंट में से। यहाँ भी डियर स्टूडेंट्स, बाय बीइंग रिमेनिंग ऑन द सेम ट्रैक, what we will have to do, whatever information we have collected out of the performance of different functional areas of your organization in the manner of visible strengths or weaknesses of the organization, उस qualitative information को हमने इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स परफॉर्म करके हमारे इंटरनल ऑडिट में कन्वर्ट कर देना है, which will become more meaningful for you as far as your final step of the strategy selection would be concerned of this first stage of strategy formulation. So अभी हम इस स्टेप को डिस्कस करेंगे कि इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स किस तरह परफॉर्म किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात जो आपके लिए इंतहाई अहम होगी, ऑलवेज रिमेंबर दिस समथिंग,
that this internal factor evaluation matrix is a 5-step process. And let me remind you the same 5 steps of our external factor evaluation matrix. कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में भी 5 स्टेप्स थे और जो हम अभी परफॉर्म करने जा रही हैं हमारा इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इट आल्सो कैरीज 5 स्टेप्स गिवन इन इट। एंड उसमें जो सबसे पहला स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने लिस्ट कर लेना है की इंटरनल फैक्टर्स को जो कि 10 से 20 हो सकती हैं और ये की इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं वो जो 10 से 20 हमने जो लिस्ट करनी है डियर स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनाइजेशन की विजिबल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं जो हमने अभी प्रीवियसली ऑडिट चेकलिस्ट ऑफ द क्वेश्चन से आइडेंटिफाई की थी। इस प्रोसेस को जब हम कंटिन्यू करेंगे जब हम फर्स्ट स्टेप परफॉर्म कर चुके हैं यानी कि हमने इंटरनल की सक्सेस फैक्टर एनालिस्ट कर लिए 10 से लेके 20 तक और उसका प्रोटोकॉल ये है कि आपने इस लिस्ट में पहले अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालिस्ट करना और बाद में आपने वीकनेसेस को करना। जब ये हो गया तो इन स्टेप नंबर 2 assign weight to each critical or key success factor and that weight must be given in the range of 0 to maximum of 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स में परफॉर्म किया था उसमें भी हमने सेकंड स्टेप्स में अपने की एक्सटर्नल फैक्टर्स को वेटेजेस दी थी और उसकी रेंज भी हमने 0 से 1 रखी थी। यहां भी हम इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के सेकंड स्टेप में अपने फर्स्ट स्टेप के की इंटरनल फैक्टर्स को वेट देंगे और इन वेट्स की रेंज मिनिमम 0 से लेके मैक्सिमम 1 तक हो सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पर्टिकुलर स्टेप का ये है कि समेशन ऑफ ऑल वेटेजेस which you would have been assigning to your different key internal success factors यानी कि आप जो अपने वेटेजेस दे रही हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को इन तमाम वेटेजेस की समेशन मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1। Step number 3 of this internal factor evaluation matrix is related to assigning ratings to your key internal factors। और ये जो रेटिंग है डियर स्टूडेंट्स ये आपको याद होगा जब हमने एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स परफॉर्म किया था तो उसका भी तीसरा स्टेप यही रेटिंग्स था। उस वक्त भी रेटिंग्स की रेंज 1 से मैक्सिमम 4 की वैल्यू तक थी और हमारे इस इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में भी हम स्टेप नंबर 3 पे रेटिंग्स असाइन करते हैं और उन्हीं बेसिस पे हम इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के भी स्टेप नंबर 3 में रेटिंग्स असाइन करते हैं अपने की इंटरनल सक्सेस फैक्टर को और इनकी रेंज भी 1 से लेके 4 तक होती है डियर स्टूडेंट्स जो कि फर्म्स करंट स्ट्रेटजीज रिस्पॉन्स टू द फैक्टर होता कि जो फर्म की आपकी ऑर्गेनाइजेशन की उस वक्त करंट स्ट्रेटजीज हैं उनका रिस्पॉन्स होता है उसकी इंटरनल सक्सेस फैक्टर्स को यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की अवेलेबल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स इस इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का स्टेप नंबर 4 आ जाएगा। स्टेप नंबर 4 का टाइटल होता है वेटेड स्कोर और ये वेटेड स्कोर हम किस तरह लेते हैं ऑल वेरी सिंपल आपको समझने में बहुत आसानी होगी। आपने अपने स्टेप 2 को यानी कि वेटेजेस को स्टेप 3 से यानी कि रेटिंग से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है वो आपका स्टेप नंबर 4 जिसका टाइटल वेटेड स्कोर होता है उसमें आपने लिख देना होता है।
आपके उस पर्टिकुलर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आपको स्टेप 4 में वेटेड स्कोर दे देता है, विच हैज बीन शोन हियर इन योर दिस स्लाइड टू प्रोड्यूस अ वेटेड स्कोर यू हैव टू डू दिस। इसके बाद हमारे पास हमारे इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का डियर स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर फाइनल आ जाता है। ये स्टेप नंबर 5 हमारे इस इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का फाइनल स्टेप है और उसमें हम क्या करते हैं, सम द वेटेड स्कोर फॉर ईच, कि हमने जो जो भी वेटेड स्कोर जिस जिस स्ट्रेटजी के लिए लिया होता है उसकी हम समेशन कलेक्ट कर लेते हैं और इस समेशन को हम टाइटल दे देते हैं सम वेटेड स्कोर का, and it is meant for the determination of the total weighted score for the organization. आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिटरमिन कर लेती है टोटल वेटेड स्कोर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये जो टोटल वेटेड स्कोर होता है व्हाट इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन डियर स्टूडेंट्स। हाईएस्ट पॉसिबल वेटेड स्कोर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज 4 and the lowest possible is 1, average could become 2.5, and this particular internal factor evaluation matrix, इसकी dear students मैं एक actual example तमाम क्रिटिकल इंटरनल की सक्सेस फैक्टर्स को डिस्कस करके कि हमने उनको किस तरह वेट दिया, किस तरह हमने उनको रेटिंग दी है, किस तरह हमने उनका वेटेड स्कोर लिया है और किस तरह इसकी एंड पे हम समेशन करके सम वेटेड स्कोर ले लेंगे, दैट वुड बिकम वेरी मच मीनिंगफुल फॉर अस इन फर्दर डिसीजन मेकिंग ऑफ द फाइनलाइजेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, plus decision related to which particular strategy to be selected by you being an organization, to be pursued, to be implemented, to be executed by your organization to achieve or to help your organization achieve its long term objectives actually. So हम इसमें मेंडेले बे एक कंपनी है, उसका मैंने आपके लिए ये इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस लेके आया हूँ डियर स्टूडेंट्स, ताकि हम अपना इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स परफॉर्म कर सकें। ये मेंडेले बे का सबसे पहले आई वुड हैव बीन डिस्कसिंग विद यू ऑल इट्स विजिबल स्ट्रेंथ बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल इसकी पहली विजिबल स्ट्रेंथ ये है दैट इट इज द लार्जेस्ट कैसीनो कंपनी इन द वर्ल्ड। अगर ये इतनी बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो ऑब्वियसली सम इमेज वुड डेफिनेटली हैव बीन एसोसिएटेड टू दैट। इसके साथ हमने वेट असाइन कर दिया 0.05 का, उसको हमने रेटिंग दे दी 4 की, जो हाईएस्ट पॉसिबल रेटिंग है डियर स्टूडेंट्स। इसका जब हमने वेटेड स्कोर लिया तो ये आपके सामने शो हो रहा है 0.20 का हमारे पास वेटेड स्कोर आ गया। Second strength of this particular organization is related to room occupancy rates over 95%, कि इस पर्टिकुलर कैसीनो में हमेशा 95% से ज्यादा रूम्स जो हैं वो बुक रहते हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ दिस कैसीनो को हमने वेट दे दिया 0.10 का, उसको हमने रिस्पॉन्ड यानी कि रेटिंग दे दी डियर स्टूडेंट्स 4 की, और इस तरह हमारे पास वेटेड स्कोर आ गया 0.40 फॉर दिस पर्टिकुलर फैक्टर एज अ स्ट्रेंथ ऑफ मेंडेले बे पर्टिकुलर कंपनी। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ नंबर 3 को देखें तो इट सेज इट इज हैविंग इंक्रीजिंग फ्री कैश फ्लोज। इस स्ट्रेंथ को हमने वेट दे दिया 0.05 का, इसको रेटिंग दे दी 3 की, which has been giving us the weighted score of 0.15. Then next strength of this particular company is related to this phenomena that it owns 1 mile on Las Vegas Strip. इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को हमने वेट दे दिया 0.15 का,
इसे रेट कर दिया डियर स्टूडेंट्स 4 से, और इसने हमें स्टेप नंबर 4 में इसका वेटेड स्कोर दे दिया 0.60 का। नेक्स्ट स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसे हमने वेट दे दिया 0.05 का, रेट इसे दे दिया वैल्यू ऑफ 3, एंड इसकी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से जो स्टेप नंबर 4 आ गया दैट इज 0.15। नेक्स्ट, बुफेट्स एट मोस्ट फैसिलिटीज, इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को हमने वेट दे दिया 0.05, इसे हमने रेट कर लिया डियर स्टूडेंट्स 3, जिससे हमें वेटेड स्कोर अवेलेबल हो गया 0.15 का। Next strength of this organization is available in the form of minimal comps provided, इसको हमने वेट कर दिया 0.05 का, इसे रेट हमने दे दिया वैल्यू ऑफ 3, जिससे हमें स्टेप 4 यानी कि वेटेड स्कोर आ गया 0.15। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रेंज प्लानिंग, इनकी मैनेजमेंट टीम लॉन्ग रेंज प्लानिंग में इन्वॉल्व है डियर स्टूडेंट्स। दिस इज वाई हमने इसकी पहली स्ट्रेंथ पढ़ी थी कि ये दुनिया की इस पर्टिकुलर ट्रेड और इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है। यही वजह है कि इनकी जो रूम ऑक्यूपेंसी का रेट था वो 95% से ज्यादा स्टडी और ऑब्जर्व किया गया। सो लॉन्ग रेंज प्लानिंग है, इसको हमने वेट कर दिया 0.05, इसे रेट कर दिया 4, और इससे वेटेड स्कोर आ गया डियर स्टूडेंट्स इन स्टेप नंबर 4.20। देन द नेक्स्ट पर्टिकुलर फैक्टर इज द रेप्यूटेशन एज फैमिली फ्रेंडली, इसको हमने वेट कर दिया 0.05, रेटिंग इसे दी हमने वैल्यू ऑफ 3, जिससे हमारे पास वेटेड स्कोर आ गया 0.15। नेक्स्ट स्ट्रेंथ is related to the financial ratios of this company, to whom we have assigned the weight of 0.05 and we have assigned the rating of 3 to this particular factor, which has provided us with the weighted score for this particular factor of 0.15। इसी की कंटिन्यूटी में मेंडेले बे की डियर स्टूडेंट्स जब हमने इंटरनल वीकनेसेस की बात की, हम अभी क्या कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जिसके स्टेप नंबर 1 में हमने की इंटरनल सक्सेस फैक्टर्स को एनालिस्ट किया था। पहले हमने स्ट्रेंथ को एनालिस्ट किया था, उस पे हमने स्टेप 2 स्टेप 3 परफॉर्म किया, और स्टेप 2 और 3 की रिजल्ट में मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में स्टेप 4 हमारे पास आ गया था। उसकी कंटिन्यूटी में राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस the weaknesses of this particular organization, to whom we have to assign weightages, rating, we have to collect the weighted score, and at the end we would have been discussing the sum weighted score of this particular company। पहली weakness जो है इस particular organization की is most properties located in Las Vegas, कि ये एक पर्टिकुलर गिवन जियोग्राफिक रीजन में सेंट्रली लोकेटेड हैं। दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में आपको इनकी ब्रांचेस नहीं मिलेंगी। अगर आपने इनके साथ जाके फैसिलिटेट होना है तो यू हैव टू फर्स्ट गो टू लास वेगास। एक्चुअली इस वीकनेस को वेट कर दिया गया 0.05 का, इस वीकनेस को रेटिंग मिल गई 1 की, और वेटेड स्कोर आ गया 0.05 का। डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और बताता चलूं। आपने नोट किया होगा कि जब अभी हम प्रीवियस स्लाइड पे इस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को डिस्कस कर रहे थे तो हमारी रेटिंग 4 की वैल्यू में थी, ज्यादातर 4 थी या 3 थी, हार्डली हमने कोई 2 की वैल्यू देखी होगी। लेकिन जब आप वीकनेसेस को बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन रेटिंग्स में जाते हैं तो बड़ा ही रेयर होता है कि किसी वीकनेस का रेटिंग आप 4 की वैल्यू तक दे दें। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेंथ जो होती हैं वो यूजुअली हायर रेट्स रिस्पॉन्स रिसीव करती हैं।
बट जो वीकनेसेस होती हैं वो यूजुअली लोअर रेटिंग्स या लोअर रिस्पॉन्सेज कलेक्ट या अर्न करती हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। एंड इन द सेम अंडरस्टैंडिंग अगर आप ये देखेंगे तो पहली वीकनेस को हमने वेट तो 0.05 ही किया, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स यानी कि रेटिंग सिर्फ 1 है और इससे जो वेटेड स्कोर मिला दैट इज 0.05। सेकेंड वीकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू लिटिल डाइवर्सिफिकेशन। इनकी एक तरह की स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन एब्सेंट है समहाउ। इस वीकनेस को हमने वेट कर लिया 0.05 से और इसे रेटिंग दे दी वैल्यू ऑफ 2 और इससे जब हमें वेटेड स्कोर हमने कलेक्ट किया तो दैट इज गोइंग टू बी 0.10। नाउ वी बेटर टॉक अबाउट द थर्ड वीकनेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली रेप्यूटेशन, नॉट हाई रोलर्स। इस वीकनेस को हमने वेट कर दिया डियर स्टूडेंट्स एज 0.05। इसको रेटिंग हमने दे दी 2 की और इससे जो हमारा वेटेड स्कोर आ गया दैट इज 0.10। देन नेक्स्ट वन, लॉफ्ट लाइन प्रॉपर्टीज इज इट्स वीकनेस बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन। इस वीकनेस को हमने वेट कर दिया 0.10 और इसको रेटिंग में हमने वैल्यू असाइन कर दिया ऑफ 1, जिससे हमारे पास वेटेड स्कोर आ गया 0.10 का। एंड द लास्ट पर्टिकुलर वीकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ रीसेंट लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर्स। कुछ जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो मंडेले बे के साथ जॉइंट वेंचर करके कलेक्टिव ऑपरेशंस कर रही थी, उन्होंने अपने जॉइंट वेंचर्स क्विट कर दिए, फर्दर कंटिन्यू नहीं किए, विच टर्म्ड एज द वीकनेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस वीकनेस को वेटेजेस मिल गई 0.10 की और रेटिंग दे दी गई ऑफ द वैल्यू ऑफ 1 और इससे जो हमारे पास वेटेड स्कोर आ गया दैट हैज समड अप टू 0.10। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के 4 स्टेप्स पूरे हो गए। 5वां स्टेप जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स का, विच वी हैव बीन डिस्कसिंग राइट नाउ। और इसके साथ साथ ये भी आपको मैं रिमाइंड कराता चलूं कि यही स्टेप नंबर 5 ऑफ आर एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, उसका भी 5th स्टेप यही होता है एंड दैट इज द टोटल सम वेटेड स्कोर। आपने अपने वेटेड स्कोर जो कि आपके पास वेटेड स्कोर ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के अवेलेबल हो गए थे, इंटरनल ऑडिट की परफॉर्मेंस में उन वेटेड स्कोर की समेशन ले लेनी है और जो वो समेशन की वैल्यू है दैट वुड बी टर्म्ड एज योर सम वेटेड स्कोर या टोटल वेटेड स्कोर। That would be used further regarding your decision making of which particular strategy to be formulated by your organization, which we will be discussing inshallah our upcoming lectures. लेकिन यहाँ पे आपके पास ये स्टेप नंबर 5 जो है टोटल ये सम वेटेड स्कोर, इसकी वैल्यू 2.75 आ गई। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो वेट्स हैं जो आप अपने इंटरनल की सक्सेस फैक्टर्स को दे रही हैं और जो वेट्स आपने एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में अपने एक्सटर्नल सक्सेस फैक्टर्स को दी थी, उस तमाम की समेशन की वैल्यू 1 की वैल्यू को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, विच हैज बीन शोन हेयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर मंडेले बे फर्म। जब हम इससे आगे जाते हैं तो हमारे पास इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स व्हाट इट सजेस्ट टू दिस मंडेले बे in the previous example has a total weighted score of 2.75 and this indicates
that the firm is above average in its overall internal strength. आपका टोटल वेटेड स्कोर 2.75 आया। 2.5 की वैल्यू थी कि एवरेज है, आप थोड़ा सा ये एवरेज से ऊपर है। आपका आइडियल क्या आना चाहिए था? 4 आना चाहिए था। सो दिस वैल्यू ऑफ 2.75 shows that it is an average and little above average as far as the internal strength of this particular firm of Mandalay Bay is concerned. Now dear students, अब चूंकि हमने अपने इस चैप्टर का यानी कि इंटरनल असेसमेंट की फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल ऑडिट जो कि हमने इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन की परफॉर्मेंस से कलेक्ट कर लिया, इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर में जो कि हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में कवर किया है, इसमें जो जो मेन हमने की टर्म्स डिस्कस की थी, मैं आपको उनका एक क्विक रिव्यू दे देता हूं और उनको रिमाइंड भी कराता चलता हूं आपको। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने एक की टर्म यूज की थी एक्टिविटी रेशियोज की। When we were discussing the strength and the weaknesses of accounting and finance department as a functional area of your organization, वहाँ पे हमने dear students activity ratios भी discuss की थी। So ये एक की टर्म है and I suggest you all to stay very much clearly aware and develop a strong grip on the understanding of the key terms which we are discussing at the end of these few particular lectures and which would be given at the end of your chapters in that textbook which I have recommended for you. So activity ratios, then another key term was related to buying, your purchase behavior, your decision making of the purchasing a product, your buying decision, कैपिटल बजटिंग हमने इसमें डिस्कस किया था, कम्युनिकेशन की एक की टर्म डिस्कस हुई थी। टेक इट दिस पर्टिकुलर की टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एज माय पर्सनल फेवरेट, बिकॉज आपको याद होगा इन माय लास्ट लेक्चर्स आई टोल्ड यू दिस समथिंग दैट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूजेज क्या है, एंड दैट आई टोल्ड यू इन दिस मैनर कि इंफॉर्मेशन इज इसेंशियल फॉर टेकिंग और मेकिंग राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। और अगर राइट डिसीजन राइट टाइम पे हो रहे हैं तो टेक इट एज अ मैनेजमेंट विच मीन्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। एंड व्हाट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, यानी कि ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको क्या करना है? मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट इट फॉर यू। सो कम्युनिकेशंस बहुत अहम है ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस में भी, और इसके साथ साथ आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन का बड़ा अहम रोल होता है। आप अपने इर्द गिर्द के जो आपके इंतहाई करीबी लोग होते हैं, अगर उनके साथ कम्युनिकेशन सिस्टम्स बेहतर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको समहाउ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन अपनी सोशल मॉरल लाइफ में भी फेस करना पड़ सकती है। सो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की टर्मिनोलॉजी विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड लेक्चर। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स, यही जो कम्युनिकेशन है इसको आप किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फास्ट पेस कर लेते हैं, ज्यादा मीनिंगफुल कर लेते हैं, किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स के लिए इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, इसकी यूटिलिटी एनहांस कर देते हैं, दैट इज थ्रू द अवेलेबल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स विच यू वुड हैव बीन मैनेजिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। यही चीज आगे चल के हमने जब मैनेजमेंट का फंक्शनल एरिया डिस्कस किया था तो उसका एक मेन कंपोनेंट कंट्रोलिंग का पड़ा था। Controlling is primarily related to providing your organization with the regulatory measures. Controlling से मुराद कभी भी ऐसा कोई काम नहीं है
कि जिसमें आप बाय फोर्स यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल इंडिविजुअल्स एंड एम्प्लॉयज इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने मैनेजर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस in the form of regulatory measures of the functions being performed by your organization members, जब आप ये डिजाइन करते हैं तो आपका कंट्रोलिंग सिस्टम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सो डियर ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह ऊपर कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजी बहुत अहम थी, इसी तरह ये की टर्मिनोलॉजी ऑफ कंट्रोलिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की टर्म इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपको बताया मैंने कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, द ओनली वे अवेलेबल टू यू is to go take measures for the reduction of the total cost of your business production cycles. Then another key term of cultural products, आपके लिए self explanatory है ये key term। इसके बाद कस्टमर एनालिसिस आपने करना होता है, इस पे भी हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। इट मस्ट बी एन इजी टर्म फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। इसके बाद डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस, ये मैंने आपको बताया था, आपकी नुमाया खसूसियत। आप अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली सेल कर ही नहीं सकते जब तक यू वुड नॉट बी इनकलकेटिंग अ यूएसपी, यूनिक सेलिंग proposition in your particular offering to your customers, whether it is available in the form of a product or whether it is given in the form of a service. You would definitely have to offer some distinctive competencies in the form of USP of your product or services to your particular target market. Distribution, इसके हमने चैनल्स भी डिस्कस किए थे। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशनल चैनल आप लेंगे, इनडायरेक्ट चैनल लेंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन के फैसिलिटीज को मेंटेन करने के लिए आप क्या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी भी अप्लाई करेंगे या आप प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर्स पे रिलाई करेंगे? डियर स्टूडेंट, एंड अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की टर्म्स डिस्कस्ड बाय ऑल ऑफ अस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. After that, we also have discussed another terminology of dividend decisions. Then financial ratio analysis भी हमने जब finance and accounting का functional area discuss किया था, we have come up with this understanding of financial ratios analysis. फाइनेंसिंग डिसीजन इनकी बेसिस पे होते हैं, इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपने करने होते हैं. दिस इज again what we have discussed in this particular lecture and in our previous lectures too. Functions of finance and accounting हमने discuss किए थे. Functions of management in the name of planning, organizing, staffing, leading, controlling. These are those few functions which we have discussed under this particular functional area of management. Along with that, dear students, हमने functions of marketing in the form of 4 P's of marketing: product, pricing, promotion, प्लेसिंग, ये भी डिस्कस किया था. मार्केटिंग के बाद वी हैव रीच्ड एट द डिस्कशन ऑफ द फंक्शनल एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशंस. उसके फंक्शंस हमने डिटेल से डिस्कस किए थे डियर स्टूडेंट्स. उसमें हमने ग्रोथ रेशियोज को डिस्कस किया था. फिर हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कंसर्न्स अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में. देन इंटरनल ऑडिट वुड बिकम पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, जो हमने आज के इस लेक्चर की एंड प्रोडक्ट के तौर पे डिस्कस किया, जो कि 5 स्टेप्स का एक मैट्रिक्स है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर की इंटरनल सक्सेस फैक्टर था. सेकंड स्टेप वेटेजेस के टाइटल से अवेलेबल है.
Third step was available with the title of ratings. Fourth step was available with the title of weighted score. और जो फाइनल स्टेप उसका था वो टोटल या सम वेटेड स्कोर लेके हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स परफॉर्म किया था. सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी बेसिस पे हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड चीज़ें फाइनलाइज करनी होती हैं. Few other particular key terminologies which we have discussed in this particular chapter were related to leverage ratios, then liquidity ratios आई थी, then marketing research का हमने एक component discuss किया था dear students. After that, from management particular functional area motivating को हमने discuss किया था. Opportunity analysis remained as a key term of this particular chapter of internal assessment and internal audit, dear students. After that, organizational culture also appears in our discussion while we were going through the study of this internal assessment and internal audit. इसमें हमें पता चला था कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अगर स्ट्रांग होगा तो वर्किंग एनवायरनमेंट हेल्दी होगा. अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अनफॉर्चुनेटली वीक होगा तो वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन वुड अपीयर एज अ पुअर वर्किंग एनवायरनमेंट, जहां एफिशिएंसी कम होगी और वेस्टेज ज्यादा होगा. वेस्टेज ज्यादा होगा, एफिशिएंसी कम होगी, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना वुड बिकम अ हाईली डिफिकल्ट टास्क इन दैट पर्टिकुलर प्रोपोजिशन. सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डिस्कस हुआ. ऑर्गेनाइजिंग की बात हमने की थी इस पर्टिकुलर चैप्टर की एज अ की टर्मिनोलॉजी. After that, dear students, another key terminology which we have discussed in this particular chapter was related to personnel management. Planning was another key term. After that, pricing from the component of marketing. This is what we have discussed. Then product and service planning एक की term के तौर पे इस particular chapter जो हमने इन 3 lectures में discuss किया उसमें ये एक की term discuss हुई थी. Then we have come to this production operations function, dear students. Profitability ratios रही as a key term of this particular chapter which we have covered in those last 3 lectures. Research and development was again another key terminology. After that, from among the other key terminologies we have discussed selling, we have discussed social responsibility, we have discussed staffing, we have discussed the importance of synergy too, we have discussed test marketing, and then finally we are ending this particular chapter of internal assessment which has told us how to go for the performance of internal audit finally, and that internal audit summarizes us and brought us to the performance of internal factor evaluation matrix. Dear students, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर भी आपके लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स की तरह बहुत आसान और मीनिंगफुल रहा होगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. बशर्ते ज़िंदगी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.